नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद पीएस परिहार में। जैसे कि आपको पता है कि टेट की कक्षाएं स्टार्ट हो गई, लेकिन हमारे यहाँ अब इस समय टेट में एक बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है जो कि होली धमाका के नाम से जाना जाएगा, जिसके बारे में सर बताएंगे क्या उसकी फीस रखी गई है, कैसे है। आज हम आपको टेट में पूछे गए, टेट और सुपर टेट में कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के बारे में आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए एग्जाम में, इसको आप जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज देखते हैं कि एक क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि 11 और 19 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। देखिए ये परिमेय और अपरिमेय का जो टॉपिक है, यहाँ से टेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, आपको कुछ बताते हैं क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे है कि 11 और 19 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। अगर हम आपसे कह दें कि 2 और 5 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करो, अभी हम क्वेश्चन पर नहीं आते हैं, बात को समझाते हैं कि परिमेय संख्या निकलती कैसे है। तो आपको कुछ करना नहीं होता, अगर 2 परिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो इनके दोनों मानों को जोड़ लो। कहने का मतलब कि 2 + 5, 2 + 5 और इसको 2 से आप भाग कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 7 और ये क्या हो जाएगा 7/2। ये 7/2 हमारी क्या है, 2 और 5 के बीच में पूछी गई एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर हमसे एक परिमेय संख्या ना पूछ के 3 परिमेय संख्या पूछ रहे हैं। तो देखिए 3 परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल ध्यान से आप देखिए, एक बार में आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कैसे ये ज्ञात किया जाता है। मैंने बता दिया कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, दोनों को मान को जोड़ दीजिए, जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, ठीक। तो चलो हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास 11 और 19 दिया गया है, इसके बीच में हमको ज्ञात करना है 2 परिमेय संख्या, ठीक। तो सबसे पहले एक परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो एक परिमेय संख्या जब ज्ञात करेंगे तो हमारा ये जो सबसे बीच की परिमेय संख्या है कोई ना कोई आएगी, ठीक। अगर यहाँ पर जो संख्या आएगी तो इसके और इसके बीच में फिर एक परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर कोई ना कोई परिमेय संख्या आएगी। फिर इसके और इसके बीच में अगर ज्ञात करेंगे तो हमारे पास एक परिमेय संख्या आएगी। यही हमारी क्या होगी, 3 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन ये ज्ञात कैसे करेंगे, ये देखिए, हमने कहा कि दोनों के मान को जोड़ लीजिए। तो सबसे पहले जोड़िए 11 + 19 / 2। अब देखिए 11 और 19 का मान कितना हो गया, 30। 30 / 2 कितना आ गया, 15, ठीक। एक परिमेय संख्या आपको ज्ञात हो गई। अब 11 और 15 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इन दोनों मान को जोड़ दो। 11 + 15 कितना हो गया, 26 हो गया। अब 26/2 करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा। अब 15 और 19 के बीच में ज्ञात करना है। देखिए 15 और 19 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 और 34 कितना 2 कितना आ जाएगा, 17। अब देखिए हमारे बीच जो परिमेय संख्या निकल कर आई है, कौन 11 और 19 के बीच में क्या क्या होगा, 13, 15 और 17। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। देखिए ये तो हो गया, ठीक है। अगर अब आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि 2/3, 3/4 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। कितनी परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, इन दोनों मानों को जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2/3 + 3/4। एलसीएम आपका कितना हो गया, 12। 3 × 4 = 12, 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, कितना हो गया, 9 × 8 = 17/12। लेकिन इसको अभी क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो हमारा कितना आ जाएगा टोटल, 17/24। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने का यह तरीका होता है। 2 ज्ञात कराता है, 3 ज्ञात कराता है, चाहे जितना ज्ञात कराएगा आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अभी जैसे हमने निकाला था 11 और 19 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं, तो हमारी संख्या कौन कौन सी आई थी, 13, 15 और 17। लेकिन हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। आपके सामने ऐसे ऑप्शन दिया होगा 2, 3,
5 और अनंत, ठीक, इनफाइनाइट। तो जानिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टेट में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए क्या होता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर हमें ज्ञात करना हो कि कितनी होगी, तो परिमेय संख्याएं अनंत होती हैं। होती कैसे आप ये जान लीजिए। अगर हमने 11 और 19 के बीच में निकाला 3 परिमेय संख्या, अगर हम ये देखें कि 11 और 15 के बीच में सबसे पहली हमारी जो परिमेय संख्या आई, 11 और 19 के बीच में कितना आ गया, 15 आ गया। अगर ये 15 आ गया है तो 15 और 11 के बीच में निकालेंगे तो 13 आ गया। इसी तरह 13 और 11 के बीच में निकालेंगे तो देखिए 13 और 11 करेंगे कितना हो जाएगा, 24। 24 मतलब कि 24/2 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसी तरह 12 और 11 के बीच में, इसके बीच में आप जितना मन कहे उतना निकालते जाइए। इसीलिए इसके बीच में क्या होता है, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये नोट करके लिख लीजिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और कैसे क्वेश्चन आपके टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें लिखा गया है कि सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या ज्ञात करो। ये इस तरह का क्वेश्चन आपके टेट के 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऋणोत्तर, जैसे आपसे डायरेक्ट पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबको पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। लेकिन यहां हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या क्या होती है। ये शब्द जब आपको सुनने को मिल जाए, इसका मतलब आप समझ लीजिए, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। क्या है ये, ऋणोत्तर। ठीक है, देखिए ऋणोत्तर, आपके मन में आ गया कि ये कह रहा होगा कि सबसे छोटी ऋण संख्या कौन सी है, अभाज्य। नहीं, यहां पर ऋण शब्द से कोई मतलब नहीं। ऋणोत्तर का मतलब होता है धन संख्याएं। क्या होता है, धन संख्याएं। क्योंकि देखिए यहां पर होगा ऐसे 0 +1 +2 डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा, और यहीं पर क्या होगा, -1 -2 -3 डॉट कहां तक, इनफाइनाइट तक होगा। तो ये जो हमारा 0 है, 0 से जब इधर चलेंगे तो ये हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, ऋणोत्तर संख्याएं। ये हमारी होती हैं ऋणोत्तर संख्याएं। इधर जब चलेंगे और जब यहां से इधर चलेंगे इसको कहते हैं धनोत्तर संख्या। कहने का मतलब कि धन उत्तर मतलब धन के बाद, धन के बाद क्या आता है, ऋण आता है। धनोत्तर संख्या कहेंगे तो इधर चलना पड़ेगा, ऋणोत्तर कहेगा तो इधर चलना। ऋणोत्तर का मतलब ऋण के बाद, ऋण के बाद का मतलब क्या होता है, सारी धन संख्याएं जितनी हैं। तो अब देखिए ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, हमारी ऋणोत्तर संख्याएं हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी धनोत्तर अभाज्य संख्या कौन सी है, तो कौन सी आती, -3 आता। क्यों आता, क्योंकि 2 बड़ी है, -2 बड़ी है, उससे छोटी कौन सी है, -3। तो डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करेगा कि छोटी कौन सी है, क्योंकि -2 -3 -4 और -5 दिया है। ठीक, -4 तो है नहीं, -2 -3 -5 -7। अगर कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी धनोत्तर अभाज्य संख्या है, तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, क्योंकि -7 सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, छोटी भिन्न ज्ञात करना, बड़ी भिन्न ज्ञात करना। लेकिन देखिए इसके बड़ी जब भिन्न को आपको हम पढ़ाएंगे तो उसमें दिखाएंगे कि भिन्न कितने तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। लेकिन आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि भिन्न का जब क्वेश्चन इस तरह का छोटी बड़ी पूछे, तो पहले आप एक बार थोड़ा सा भिन्न को सरसरी निगाह में ऐसे देख लिया करिए कि कह क्या रहा है। जैसे देखिए 5/3 है, 17/15 है, 13/11 है, 15/13 है। देखा जाए तो इन सब में का डिफरेंट जो है, देखिए यहाँ का डिफरेंट 2 आ रहा है, इसका डिफरेंट 2 आ रहा है, इसका डिफरेंट 2 आ रहा है, और इसका भी डिफरेंट 2 आ रहा है। जब डिफरेंट इक्वल हो, क्या करना है कि जब डिफरेंट इक्वल हो, और ये हमारा जो इसको कहते हैं अंश,
और ये है हमारा हर। अगर अंश का मान हर से बड़ा हो, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अंश का मान हर से बड़ा हो और सबका अंतर समान हो, समान का मतलब ये जो मैंने लिखा है सबका डिफरेंट क्या है 2 है, तो जो भिन्न, जिस भिन्न का अंश और हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी, और जिस भिन्न का अंश और सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी हो जाएगी। तो देखिए सबसे छोटा अंश और हर किसका है, ये ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कितना दिया है 5/3, और यही हमारी क्या हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न। आप इस क्वेश्चन को देख करके टिक कर सकते हैं, पेन छूने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन एक चीज याद रखना वो जो मैंने बोला है आपको कि अंश और हर का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अंश और हर के अंतर समान होना चाहिए, अंश का मान हर से बड़ा हो। ठीक, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। बिल्कुल सही, भाज्य संख्या पहले आप जानिए कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड होने का मतलब क्या है कि जैसे कि 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है। कहने का मतलब वह संख्या, एक इसका दूसरा भी ऑप्शन है, अगर आपको हम डिफिनीशन लिखाएंगे तो बताएंगे कि 2 से बड़ी ऐसी संख्याएं जो स्वयं के सिवाय अन्य संख्या से भी विभाजित हो, वो भी हमारी क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या तो क्या हो जाएगी हमारी, 4 होती है। क्यों 4 होती है जानिए। 4 के अगर हम फैक्टर की बात करें तो देखिए 4 हमारा 1 से डिविजिबल है, 4 हमारा 2 से डिविजिबल है, 4 हमारा 4 से डिविजिबल है। तो हमारे कितने गुणनखंड बन गए, 3। और हमने क्या कहा कि 2 से अधिक गुणनखंड जिसके बनते हैं वही क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4 होगी। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। एसएससी की भी बात करूं, एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। एसएससी के 10+2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, और ये सुपर टेट का पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो 8 वर्षों में कितना हो जाएगा। कहने का मतलब कि 8 वर्षों में नहीं, सॉरी, तो 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये लिखा है कि 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। ये सवाल मैं आपको ऐसा सिखा दूंगा, आप पूरी जिंदगी इस सवाल को कभी नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि इसको बस आप एक बार मन लगा के देखिए और मैं जो कह रहा हूं वही करिए। बस सवाल को पढ़िए और समझते चलिए मैं कहना क्या चाहता हूं। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में, आप समय को मान लीजिए जो दिया है लिख लिए, कितना, 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कितना गुना, 2 गुना। ठीक, अब कह रहा है तो 8 गुना। 8 गुना का मतलब ये ध्यान रखिए 2 के पावर कितना कर दें कि 8 हो जाए, तो 2 के पावर कितना कर दें, 3। 2 के पावर कितना कर दें, 3, और इसी का तो मतलब होता है क्या, 8। कुल मिला के इस पावर को आपको कुछ नहीं करना है, इसी में गुणा कर दो, आपका उत्तर आ गया। तो 15 तिया कितना, 45 वर्षों में क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? फिर से मैं समझा देता हूं। कह रहा है कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो आप समय जो दिया है लिख लो, t बराबर 15 वर्ष। कितना गुना, 2 गुना, 2 लिख लो। फिर कह रहा है कि 8 गुना, यहां पर जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना, ऐसे ही करके दिया जाएगा। किसी के मन में होगा तो 15 गुना पे सवाल नहीं लगेगी। ठीक, 2 के कितना, 8 गुना हो सकता है, 16 गुना हो सकता है, 32 गुना, 64 गुना। तो ये 2 का पावर जितना बनेगा, तो 2 के पावर कितना है, 3 रखेंगे तो 8 होता है। इसी के पावर और इस 15 का मतलब समय का गुणा कर दो, आपका आ गया क्या, वर्षों की संख्या। 15 तिया 45 वर्ष। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 45। इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं। देखिए एक क्वेश्चन हम और आपको कराते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। यदि कोई धन
8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो 9 गुना कितने वर्षों में होगा? कितने वर्षों में होगा? देखिएगा, समझिएगा। सबसे मैंने पहले आपको क्या कहा था, वर्ष जो दिया है लिख लो। तो t बराबर कितना है? 8 वर्ष। 3 गुना, 3 रखो ना, फिर उसके बाद कितना कह रहा है कि 9 गुना, कितने के पावर करो कि 9 हो जाए? 3 के पावर, 3 के पावर 2 करो 9 हो जाएगा। 3 की पावर 2 करने पर क्या हो गया? 9 हो गया। और हमने कहा है कि इस पावर को इस समय से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 8 गुणे 2 बराबर 16। 16 वर्षों में कितना हो जाएगा? 2 गुना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपके सुपर टेट के एग्जाम में पूछा गया है, यदि कोई व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर हानि परसेंट ज्ञात करिए। एक चीज तो जान लीजिए कि जब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो चाहे लाभ परसेंट ज्ञात करना होगा, चाहे हानि परसेंट ज्ञात करना होगा, सारी चीजें हमारे क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। लेकिन यहाँ पर की सिचुएशन थोड़ा सा चेंज है। ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। इसको जल्दबाजी में लोग कर क्या देते हैं, 100 मानकर ऐसे लगा दिए, 100 इंटू कितना 20 बटा क्या कर दिए, 20 बटा 80, और ऐसे कर दिए 20 चौक 80, 4 25 में 100, 25%, जो कि क्या है? गलत है। जब कभी भी आप ये करेंगे 20 बटा 80 गुणे 100, ये आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा। क्यों गलत आएगा आप ये जान लीजिए। सवाल आपसे कह क्या रहा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें, माना हमारा जो विक्रय है, विक्रय मूल्य है, उसको हम मान लेते हैं 100 रुपए। ठीक, कितना? 100 रुपए। कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हो रही है, मतलब इस 100 पे 20% के बराबर हानि हो रही है। तो हानि कितनी हो रही है? हानि हमें हो रही है भाई 20%, कहने का मतलब 20 रुपए की। अब देखिए ये विक्रय मूल्य पता चल गया, ये हानि पता चल गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय, एक मिनट, हानि पर लिखिए, सॉरी कोई बात नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे। देखिए हानि बराबर हमारा जो फार्मूला होता है, हानि बराबर क्या होता है? क्रय माइनस विक्रय। ठीक, अब देखिए हानि हमारे पास पता है कितना? 20 रुपए। क्रय मुझे नहीं पता था, यही ज्ञात करना था। विक्रय दिया है कितना? माइनस 100 रुपए। ये माइनस इधर आएगा, कितना हो जाएगा? 120 रुपए बराबर क्या हो जाएगा? क्रय। देखिए अब आपके पास क्रय पता चल गया कि कितना होता है? 20 रुपए। और चाहे लाभ परसेंट निकाला जाए, चाहे हानि परसेंट निकाला जाए, यहाँ पर हानि कह रहा है तो हानि कितना दिया है? 20, और क्रय मूल्य कितना आ गया? 120। और हानि परसेंट बराबर हम लोग जानते हैं कि हानि बटा, हानि परसेंट बराबर हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि कितना है? 20 बटा 120 गुणे 100। ये कितना हो जाएगा? 20 छक्का 120, ये आ जाएगा हमारा कितना? 100 बटा 6 या 50 बटा 3, या इसको लिख सकते हैं 16 सही 2 बटा 3% की हानि। तो ये हमारा आंसर बनेगा। और ये सुपर टेट का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये एकदम बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन था। आपको वो क्वेश्चन हम करा रहे हैं जो टेट और सुपर टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। आप हमारे ऑफर को अगर लेना चाहते हैं तो सर अभी आपको ऑफर के बारे में बताएंगे कि हमारे यहाँ क्या ऑफर चल रहा है, और आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपको टेट की पूरी क्लासेस जो है बहुत मिनिमम नाम मात्र के फीस में मिल जाएगी। ठीक है, आज की क्लास इतना ही। थैंक यू।